नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। रवि देवरा हैं हमारे साथ, हेड ऑफ रिसर्च हैं और फंड मैनेजर हैं कुबर्जी ग्रुप के। प्रथमेश माल्या हैं, एवीपी रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी एंजल वन से। और वीरेन वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले दर्शकों के ही सवालों से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं। पहले हमारे साथ जो दर्शक है उनका नाम अंकुश जिंदल है, दिल्ली से हैं। चांदी 3 लॉट 64,100 रुपए पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। बीरेन सर, क्या करना चाहिए इनको यहाँ पर? काफी गिरावट आ गई है चांदी में, हल्का सा बाउंस आ सकता है, बट फिर भी मैं बाई साइड तो प्रेफर नहीं करता हूँ। कल जॉब डेटा है, काफी अहम डेटा है, उसमें कोई बाउंस मिले तो निकल जाना चाहिए। इनको 64,100 पे लॉन्ग है। रवि जी, क्या करना चाहिए इनको चांदी में? जरूर से हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन आ चुका है और बॉटम उसका 60,700 का अच्छा एक सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे रुके कोई उछल आता है अराउंड 63,000 तक तो निकल जाना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा टैपिड मोमेंटम रहेगा जब तक फेड की पॉलिसी आ नहीं जाती जो 22 को है, तब तक मुझे लग रहा है कि बहुत उछाल के चांसेस नहीं है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ रुके आप, और उछाल मिलता है यहाँ से 1000 पॉइंट का, तो उसमें एक बार लॉस बुक कर लेना चाहिए। अगले दर्शक है महबूब हसन है बिहार से। कॉमेक्स गोल्ड क्या $1,800 के नीचे आएगा? प्रथमेश जी, क्या लग रहा है? 1810 मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन की तरफ देखा जा गया है, तो मेरे ख्याल से उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर 1800 ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल से ओपन हो जाता है और $60 $70 गिरावट के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है आपको। यहाँ पे और करीब अगर फॉल होता है तो $20 तक का फॉल या $10 तक का फॉल पॉसिबल है, बट 1800 ब्रेक करना मुश्किल दिखता है। रूपा राम है जोधपुर से। नेचुरल गैस में क्या करे जानना चाह रहे हैं। रवि जी, क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में इनको? नेचुरल गैस में उछाल पे निकलने का ज्यादा ट्राई करें, और वहां पे मुझे लग रहा है कि 222 के एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आपका नया पोजीशन आपको क्रिएट करना है तो 218 के करीब एक बार बेच के चले, 222 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मेरा मानना है 205 से 206 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। प्रशांत है आसनसोल से। नेचुरल गैस इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 182 रुपए 20 पैसे में, अच्छा फायदा हो रहा है। बीरेन जी, क्या सलाह है नेचुरल गैस में? आपकी कॉल क्या है? फिलहाल गैस को मैं नहीं ट्रैक कर रहा हूँ। मैं जब ये फेड की इवेंट जब खत्म हो जाएगी 22 मार्च को, उसके बाद उसको फॉलो करूंगा। प्रथमेश जी, टेक्निकली कैसा लग रहा है नेचुरल गैस यहाँ पे? मेरे ख्याल से मैं रैली पे सेल करने की सलाह दूंगा। अगर ये अच्छी प्रॉफिट पे है, मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे एग्जिट करना बेटर रहेगा। 219 के आसपास आए, ये कमोडिटी में एग्जिट कर ले, ऊपर में सेल करने की सलाह रहेगी। ओके। सिल्वर मिनी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है प्रशांत ने 73,445 रुपए में। काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह है रवि जी इनको? मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, 63,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपकी पोजीशन होल्ड करें। डाउन साइड 60,000 तक के लेवल मिले तो वहां पे मुनाफा वसूल कर ले। अभी जो ट्रेंड एंड डेटा है 1970 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट सस्टेन होना मुझे मुश्किल लग रहा है। वैसे ही डोमेस्टिक मार्केट में 60 के बिलो सस्टेन होना मुश्किल लग रहा है, तो अराउंड 60,000 मिले तो एक बार मुनाफा वसूल कर ले, और प्रॉफिट में 63,000 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को होल्ड करें। ओके। जमील भाटी साहब हैं चूरू राजस्थान से। इनका सवाल है कि नेचुरल गैस और क्रूड किस लेवल पर बाई या सेल करें? क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? क्रूड और एनजी किस लेवल पे बाई या सेल करें? क्रूड में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा गिरावट आया है। मेरे ख्याल से अगर आपको क्रूड को बाय करना है तो अराउंड 6,270 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 6190 का, टारगेट रहेगा 6430 के। बट नेचुरल गैस में बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, हर उछाल पे बेचने की सलाह रहेगी। अगर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं यहाँ पे 219 के भाव पे सेल करना चाहिए। मार्च में था 227 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 203 के लिए रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष प्रजापति है झांसी से। यूएस में जॉब रिपोर्ट के बाद चांदी में तेजी या मंदी दिख रही है। बीरेन जी, क्या सलाह है?
फिलहाल तो मार्केट थोड़ा डाउन साइड है। कल के जॉब डेटा के बाद शायद हल्का बाउंस आ सकता है कि मेन ट्रेंड देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे हम 60,500 61,000 देखेंगे, वहां से बाउंस भी दिखेगा। बट अभी तो 3-4 दिन तो कम से कम डाउन साइड दिख रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, कॉपर में क्या सलाह है क्रिश के लिए प्रथमेश जी? 756 पर सेल करे, 760 का स्टॉप लगाए, नीचे में टारगेट 748 का रखे। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। हाँ, अगले दर्शक, हालांकि हर्ष प्रजापति का सवाल हो गया था, दोबारा इन्होंने सवाल भेजा है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विशाल है सूरत से। जिंक और क्रूड क्या करना चाहिए आज? रवि जी क्या सलाह है? जिंक में क्या सलाह, क्रूड में क्या सलाह? क्रूड में मेरी रिकमेंडेशन बाइंग की रहेगी। 6270 के करीब क्रूड बाय करें। 6380 तक के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 6210 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये डिप का जो मींस लेवल मिल रहा है तो उसका एक अपॉर्चुनिटी मान के आपको बाय करना है। जिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। बेस मेटल्स थोड़ा डविश है। 26350 के करीब सेल करें। 265 के स्टॉप लॉस के साथ एक लिमिटेड डाउन साइड मुझे 258 तक दिख रहे, तो एक क्रूड में बाय, वही जिंक में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। अगले दर्शक है नीलेश हैं नवी मुंबई से। गोल्ड इन्होंने बाई किया है 55,400 रुपए में और चांदी बाई किया है 62,600 रुपए में। क्या सलाह देंगे बीरेन जी इनको? इंतजार करना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, 500-600 रुपए नीचे इनके खरीद भाव से, वेट करें गोल्ड और सिल्वर में? आज के लिए गोल्ड में मेरा बाय कॉल है 54,800 के हिसाब से। ये जॉब डेटा का फ्रंट रनिंग मान सकते हो, तो 54,800 पे बाय, 56,200 का टारगेट और 54,600 का छोटा सा स्टॉप लॉस है और ये 6 स्टॉप लॉस है और मैक्सिमम वैलिडिटी 2 दिन की है। अगले दर्शक है जितेंद्र हैं जितेंद्र शेरावत गुरुग्राम से। सिल्वर बाई किया है 62,211 62,211 पे। प्रथमेश जी क्या सलाह देंगे? रिसेंट बाय मुझे दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं है यहाँ पर। मेरे ख्याल से रुक जो नीचे की तरफ का है 60,920 पहला आपको टारगेट रहेगा। 60,000 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जिट कर ले बाय पोजीशन से बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत सवाल आ रहे हैं रवि जी। अगले दर्शक भी चांदी पर ही पूछ रहे हैं। परवीन है हिसार से। 61,800 रुपए में 2 लॉट चांदी सेल किया है, क्या सलाह देंगे इनको? आप भी रुक सकते हैं, नियर द मनी है। आप एक स्टॉप लॉस चैन में रखें। 60,400 का आपकी पोजीशन में रुके। मुझे लग रहा है कि एक बार 61,500 400 तक आता है तो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पे मुनाफा ले लेना है। अगर आपका नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का है तो मेरे हिसाब से 60,700 के स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हैं। 61,000 तक के लेवल में भी उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे गिरावट आ सकते हैं। थोड़ा वोलेटिलिटी होगी तो स्टॉप लॉस जरूर से रखेगा। ओके, एक और सवाल महावीर बेंगलुरु का है। गोल्ड पर पूछ रहे हैं कि क्या कॉमेक्स गोल्ड $1,850 की तरफ जाएगा? रवि जी क्या लग रहा है, जाएगा 1850 तक वापस? 50 के चांसेस कम दिख रहा है। 1840 1838 तक के लेवल मुझे दिख रहे हैं। कल अगर डेटा में कुछ भी वीकनेस आई एंड पर्टिकुलर मार्केट के होप के अनुसार डेटा नहीं रहे तो थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ बाय करने की जगह मैं ऐसे एडवाइस दूंगा कि अगर ये 1838-40 आए तो बेटर है कि वहां पे आप सेल करें, और अगर आपकी बाइंग पोजीशन भी है तो भी वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। एक और सवाल है सिंगल साहब का मेरठ से। कॉटन पर जाना चाहे कि क्या करना चाहिए? वीरेन जी कॉटन में क्या लग रहा है? ऊपर में टेम्पररी हल्का सा बाउंस को देखते हुए 747 के आसपास बाय करना चाहिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 756 757 का लक्ष्य रहेगा और 744 ₹4 का छोटा सा स्टॉप लॉस है। ये भी 2 दिन की वैलिडिटी वाला, मींस कल के नॉन फार्म पेरोल के हिसाब से ये ट्रेड है। तो सर मैं कॉटन पर सवाल आपसे पूछना चाह रहा था बीरेन जी। मैं कॉटन की बात करूं तो ये काफी स्लो ट्रेड मार्केट है। हल्की हल्की बेरिशनेस है इसमें क्योंकि डिमांड बेहद कमजोर है। यार्न में भी, खली में भी, सीड कॉटन में भी, आइस में भी, हर जगह इसमें ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है और डिमांड काफी कम है, तो यहाँ से और डाउन साइड लग रहा है।
चलिए, अब कुछ आपको गोल्ड पर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की थी, वो भी आपको सुनवाना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले वुमेन्स डे पे हमने एक्ट्रेस पूजा बेदी और साथ ही हमारे साथ इब्जा की इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की लेडीज विंग की नेशनल चेयरपर्सन हेतल वालिया भी जुड़ी थी। उन लोगों ने गोल्ड को लेकर क्या अपनी राय रखी है, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या राय रखी है और किस तरह से प्लान करना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए, गोल्ड की क्या अहमियत है, आइए पहले वो आपको सुनवा देते हैं। पूजा जी, आपसे मेरा सवाल होगा, कितने अप्स एंड डाउन्स रहे आपके लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी आप मजबूती से खड़ी रही। महिलाओं के लिए इस दिन पे, इस मौके पर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें आपके लाइफ में 100% देखकर ही करें। अगर आपको एक वर्किंग वूमन बनना है, गिव इट योर 100%. इफ यू वांट टू बी अ हाउसवाइफ, गिव इट योर 100%. इफ यू वांट टू गेट मैरिड, गिव इट योर 100%. इफ यू वांट टू बी अ डिवोर्सी, बी द बेस्ट डिवोर्सी. You want to be a mother, be the best mother. You know, so whatever you choose to do in your life, give it your 100%. एक ही जिंदगी है, make it matter. मैम, अब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर लेते हैं। हम बिजनेस चैनल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कैसे प्लान करती है अपने पैसों की, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करती हैं ताकि किस तरह से अपने फ्यूचर्स को पूरी तरह से प्लान करके चलते हैं? आई थिंक इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी बात है। एक्चुअली आई वाज अ क्लास टॉपर एंड आई वाज हेडेड टू वॉल स्ट्रीट टू बी अमंग्स द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड, लेकिन इत्तेफाक से I landed up in Bollywood and it was never my intention. But I'm so happy that life led me to being where I am today. As far as financial planning goes, I don't put all my eggs in one basket. I've invested in equity, I've invested in various forms of stocks and shares and bonds in the stock market. Also invested in gold, I've invested in real estate, I flip properties. I have in fact a show tha in which they were asking celebrities to come on and discuss their how they plan their finances, and the financial planner मुझे देख के कहता है कि I cannot advise you, I'll take advice from you how to do your planning. I think it's just a question of being intuitive. It's about being smart, not putting all your eggs in one basket, and making sure that no matter what, you plan very well for your future. कि आप इस तरह से अपने पूरे पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाई करके रखा है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, डेट हो, हर जगह आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है। कमोडिटी इवेंट में आप आई हैं, बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। बुलियन आमतौर पे शो ऑफ के लिए महिलाएं खरीदती हैं, लेकिन उसमें एक इन्वेस्टमेंट का भी एक एंगल होता है। क्या आप जब भी गोल्ड खरीदती हैं, आपको भी लगता है क्या उसमें इन्वेस्टमेंट का भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसे देखना चाहिए? आप क्या उसको भी सोचती हैं या नहीं, वो ध्यान नहीं रखती आप? देखिए, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स यू विल मेक इट अ साउंड इन्वेस्टमेंट. इफ यू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, वेल देन यू आर पेइंग फॉर डिजाइनर वैल्यू, यू आर पेइंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू मे नॉट गेट योर मनी बैक ऑन. हाउएवर द गोल्ड वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल्स विल ऑलवेज स्टे intact in a way and appreciate, of course, with time. Gold is good today. Silver is another booming metal. You've got many different irons and ores across the world actually, which are actually going to go, like steel, for example, which is going to actually really skyrocket. So I think what's very, very important is to as I said, don't put all your eggs in one basket. And of course, gold, of course, is, you know, countries' reserves are based on the gold that they keep. So I mean, it's the country's wealth is determined by that. So I think at the end of the day, gold is the right way to go. Silver is the right way to go. Steel is the right way to go. You know, and what else do you want me to say? मैम, गोल्ड और सिल्वर जैसे पूजा जी कह रही हैं कि हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्या ये राइट टाइम है गोल्ड या सिल्वर? कहाँ बेट लगाना चाहिए? क्योंकि सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर में खास करके जिस तरह की गिरावट हाल के दिनों में आई, आपको लग रहा है कि सही टाइम है एंट्री का चांदी में? अभी मेरे हिसाब से आज तक किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया और दुखी हुआ, वो तो मैंने सुना नहीं। मेरी शादी के वक्त 23 साल पहले गोल्ड 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस थी 370 रुपीज़, आज है 4,500। सो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज़ नेवर गोइंग टू लेट यू डाउन। लेकिन ये ज़रूरी है कि हाँ, थोड़ी मार्केट में अगर गिरावट आई, हम डर जाएं और बेचने चले तो नुकसान होगा। अगर आप डट कर खड़े रहे कि नहीं भाव बढ़ेगा, देन आई थिंक येस इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जैसे उन्होंने बताया कि ये ज्वेलरी केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है,
आभूषण हमारे श्रृंगार के लिए है, तो उसमें डिज़ाइन आ जाती है, उसमें पहनावा आ जाता है, और ये ज़रूरी है कि हम उस नज़रिए से उसे देखें, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो अडॉर्नमेंट। फ्लॉन्ट करने के लिए ज्वेलरी से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का भी आपको एंगल है तो स्माइल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। A diamond is forever. A diamond is forever. It is an investment come adornment. थैंक यू सो मच जी का टॉप बैंड। तो ये थी एक्ट्रेस पूजा बेदी और साथ ही इफ्जा की चेयरपर्सन थी, जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की अहमियत बताते हुए। लेकिन एक और मेहमान वहां पर हमने बात किया था इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी से, और वो जाने माने ज्वेलर भी है। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये बात फैक्ट है कि इंटरेस्ट रेट जैसा बढ़ रहा है। अब आपने कल और आज ने देखा होगा कि उनके जो टेस्टिमनी और टेस्टिफाइज जो रिपोर्ट उनकी आ रही है कि उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को और हाइक करेंगे। और ये जो मार्च में इंटरेस्ट रेट उनका FOMC का मीटिंग है, उसमें मुझे लगता है, ऐसे लग रहा था कि कल उनके स्पीच है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक आएगा। तो उस हिसाब से गोल्ड के अंदर तेज़ी जो नहीं थी, वो एकदम मंदी का मतलब गोल्ड एकदम सडनली फॉल हो गया था। एक स्टेबल था, उसके बाद में सडनली एक फॉल किया था। तो मुझे लगता है कि जो डेप्थ सीलिंग इनकी है उसके बारे में एक फियर है अभी भी। तो उस हिसाब से गोल्ड अभी समय बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे जो भी करेक्शन आता है तो उसमें बाइंग बनती है। और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जो भी आपको इन्वेंट्री भी करनी है, अगर ज्वेलर्स को करनी है या इन्वेस्ट भी करना है, तो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डाउन साइड में 20, 25 या $30 का एक फॉल देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट हाइक होता है। क्योंकि ऑलरेडी जो भी न्यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाते हैं। तो जिस दिन न्यूज़ होता है उस दिन अपने को लगता है कि मार्केट टूटेगा, बट उसका रिवर्स बैक होता है। तो यही है कि जो भी अच्छा प्राइस 1975 से गिर के $15 आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बाइंग है। धीरे धीरे इसको बाइंग को आपको इन बिल्ड करनी चाहिए। $1770-75 अगर आ सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट का उनका हाइक होता है तो। और अगर वही 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो गया तो फिर गोल्ड वापस $1850 और $1875 आ जाएगा। तो यानी $25-30 से ज़्यादा यहाँ से गिरावट नहीं दिख रही है। सर, अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में जिस तरह के शार्प फॉल देखने को मिले हैं और गोल्ड की तरह वहाँ पर कैचअप रैली भी नहीं देखने को मिली थी। 70,000 के ऊपर से तख्ता नजर आया था, अब 61 के नीचे आ गया है। क्या लग रहा है, चांदी में एंट्री का बहुत ही शानदार मौका है क्या? देखिए, सिल्वर मेरे हिसाब से आपने देखा होगा 5% जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई हुई थी वो भी एब्जॉर्ब हो गई है। अब प्राइस पैरिटी के लेवल में धीरे धीरे आ रहे, जो एक डिस्पैरिटी 3,000 4,000 रुपया किलो, 4,000 5,000 रुपया किलो डिस्पैरिटी मार्केट में जो चल रही थी, अब धीरे धीरे वो ख़त्म आ रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर $20 के आसपास सिल्वर रही तो सिल्वर इंपोर्ट भी वापस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यानी सिल्वर इंपोर्ट भी स्टार्ट होगा और सिल्वर में लोअर लेवल पे रिटेल की भी बाइंग आ सकती है यहाँ से। और गोल्ड में भी लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी दिख रही है। हालांकि छोटे मोटे करेक्शन दिखेंगे, लेकिन जब खबर ये पूरी तरह से बाजार डिस्काउंट कर चुका है कि आधे % तक ब्याज दर की बढ़ोतरी की संभावना FOMC मीट में हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही। लेकिन चलिए, अब गोल्ड और सिल्वर के बाद अब सीधे चलते हैं एग्री मार्केट की ओर। और हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ओरिगो कमोडिटीज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश में। राजीव जी, सबसे पहले गेहूं को लेकर, उत्पादन को लेकर जिस तरह से बज़ बना हुआ है पूरे ही मार्केट में, तापमान जिस तरह से बढ़े हैं, क्या लग रहा है सरकार ने जो अनुमान लगा रखा है 1120 लाख टन का, क्या ये पॉसिबल है? आप लोगों का ताजा अनुमान क्या है गेहूं उत्पादन को लेकर? Thank you once again, Vishnu Mohan ji, as always, for having me on the show. My take on the current situation of the crop is that against the government numbers of 112 million tons, I am looking at 105 million tons kind of a number. And I am not reducing the crop any further than 105 million tons because the night temperatures are still holding on. तो अभी भी रात के टेम्परेचर जो है वो काफी फेवरेबल बने हुए हैं। हालांकि दिन में हमें गर्मी देखने को मिल रही है, न्यूज और मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल घूम रहे हैं, बट फॉर द टाइम बिंग जितना हम डैमेज बड़े होने की बात कर रहे थे उतना डैमेज अभी व्हीट क्रॉप को है नहीं है। दीज आर आवर करंट एस्टिमेट्स। राजीव जी, अभी हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी खाद्य सचिव से, चोपड़ा साहब से, तो उन्होंने साफ कहा था कि अगले 2 महीने में वो आसानी से सरकार 341 लाख टन का जो उनका टारगेट है प्रोक्योरमेंट का वो कर लेंगे। आपको लग रहा है ये संभव है? विश्वमोहन जी, उसमें देखो, एक बात बहुत ही
क्लियर है कि गवर्नमेंट ने जिस टाइम पे ओएमएसएस लेके आई है, ओएमएसएस की मार्केट को बहुत लंबे समय से उम्मीद थी, बट वो उस टाइम नहीं आई। अब जब क्रॉप नजदीक आ गई है तब उन्होंने ओएमएसएस मार्केट में रिलीज किया है, जिसकी वजह से प्राइस एटलीस्ट 18% के लगभग ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम नाउ ऑप्टिमिस्टिक that with the current situation the government should be able to buy 30 million tons plus. सर अब बात कर लेते हैं बफर स्टॉक की। जिस तरह से स्टॉक कम है, लास्ट ईयर प्रोक्योरमेंट भी कम हुआ था, इस साल को लेकर चिंता बरकरार है और आपको भी लग रहा है कि सरकार के जो टारगेट उससे कम खरीदारी हो सकती है। ऐसे में अभी मार्च तक के लिए एंड स्टॉक किस तरह का रह सकता है? मोटा मोटा जिस तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है वो 7.5 से 8 मिलियन टन का क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए मार्च एंडिंग में। हमारे साथ बीरेन जी भी है। बीरेन जी, क्या लग रहा है गेहूं को लेकर और जो क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, क्या लग रहा है गेहूं के भाव आगे किस तरह के रह सकते हैं? अभी कम से कम 3 वीक का वेदर को वॉच करना चाहिए, स्पेशली सारे यहाँ में सीधी है, तो मैं पर्सनली 1 अप्रैल के पहले कोई अनुमान पे नहीं आऊंगा। चलिए, एक और सवाल राजीव जी आपसे मेरा होगा, क्या सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए या इंपोर्ट पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि अगर अभी समय रहते तैयारी हो, अगर बाद में उत्पादन कम हो जाए, स्थिति बिगड़े, उससे पहले क्या इंपोर्ट पर फोकस करना चाहिए सरकार को, गेहूं इंपोर्ट पर? Very very valid question, Vishmohan ji. My answer to that question would be कि if you look at the current situation, you know, government would first like to buy as much as they can. Depending on how much they are able to buy, then only somewhere in Q3, Q4, they can think of lowering down the import duty. Before that, none of the ruling governments will do that because it will go against the farmers and farmers will get annoyed with that decision. Hence, you will have to wait for some time, either till Q3 or Q4, for the government to think about lowering down the import duty. राजीव जी, एक बार फिर से आपने वक्त निकाला और जो आप लोगों के ताज़ा अनुमान है, जो ग्राउंड की स्थिति है, उसको लेकर आने के लिए और बताने के लिए क्या सरकार की क्या तैयारी है, उत्पादन को लेकर क्या स्थिति है, यील्ड की क्या स्थिति रह सकती है। आगे भी आपसे बात करेंगे जैसे जैसे स्थिति और साफ होगी। चलिए वापस लौटते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल आ गए हैं। राजीव जी और रवि जी और प्रथमेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चांदी पर लगातार सवाल आ रहे हैं। शिव शंकर बंसल है दिल्ली से, इंट्राडे में चांदी में मंदी या तेजी, क्या करे और क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा? प्रथमेश जी, सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। 61,930 में वायदा बेचने की सलाह रहेगी, 60 to 600 स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 60,925 के लिए रहेंगे। ओके, चलिए एक और दर्शक है अनुज गुप्ता है, गोल्ड में इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। रवि जी, गोल्ड में इंट्राडे के लिए क्या सलाह है? गोल्ड में बेचने की सलाह है। लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 55,100 के करीब एक बार सेल करके चले, स्टॉप लॉस 55,280 का रखे। डाउन साइड मुझे 54,700 तक के लेवल दिख रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए बेच के चलना एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है। चलिए मसालों पे बात कर लेते हैं। जिस तरह की फिश की रिपोर्ट थी बीरेन जी, लग रहा था कि इस बार उत्पादन काफी अच्छा रहने वाला है, धनिया के खास के, और जीरे को लेकर भी वो उस तरह की चिंता नहीं रही थी। लेकिन भाव में उस तरह से अभी कमजोरी भी बहुत ज्यादा नहीं आई। क्या लग रहा है जीरे को लेकर? सबसे पहले बताइए, फिर धनिया पे बताइए। जीरा में फसल अभी तो ठीक ठाक है, बट पाइपलाइन खाली है, मींस कैरी फॉरवर्ड बेहद कमजोर है। धनिया में फसल अच्छी है, बट ब्लेंडिंग रेशियो देखते हुए, दोनों का प्राइस स्प्रेड देखते हुए धनिया में काफी अच्छी स्टॉकिस्ट की डिमांड अभी दिख रही है। अराइवल भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है, स्पेशली हेजर्स काफी एक्टिव हो गए हैं। ग्वार पर राय ले लेते हैं। ग्वार काफी समय से अब एक दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। रवि जी, ग्वार सीड और ग्वार गम, क्या सलाह है? आज की जो रिकवरी अगर कल सस्टेन हुई तो मुझे लग रहा है कि गुआर गम में ये रैली थोड़ी और एक्शन हो सकती है। लेवल स्पेसिफिक 12,000 के करीब गुआर गम चल रहा है, यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी 11,780 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 12,410 तक के लेवल आने चाहिए। ओके बीरेन जी, एक सुस्ती के बाद आज शाम के सत्र में ग्वार सीड और ग्वार गम में जो रफ्तार दिख रही है, क्या करे? इस तेजी आपको लग रही है कि कंटिन्यू होगी ग्वार में आगे?
फिलहाल तो ये प्योर धीरे धीरे करके वेदर प्रोडक्ट बनेगी तो दायरे में ही रहेगी, बट इसका रुझान है वो थोड़ा, इसको आप स्टिल्थ बुल मार्केट बोल सकते हो। मींस शार्प गिरावट में आप बाई करो तो वो थोड़ा फायदेमंद रह सकता है। ओके, चलिए शो को यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया है। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतने ही सवालों को ले पाएंगे, लेकिन बचे हुए सवाल कल हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं स्वदेश विशेष। नमस्कार।